नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य से सफलता की ओर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ UGC नेट JRF 2005 से 2019 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे जून 2005 का पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बघेली, क्योंकि बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, बाकी सब इसमें पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चेन्नई में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी घ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आ। अगला प्रश्न है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा है तो वो सबसे पहले लिखा था शिवसिंह शंकर जी के द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दो पुस्तकें और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जिसमें पहली है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, दूसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी सूरदास जी। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हरिनारायण व्यास। अगला प्रश्न है, भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती उपन्यास है, इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी और 1888 में इन्होंने ये उपन्यास लिखा था। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती की रचना है और 1955 में इन्होंने इसे लिखा था। अगला क्वेश्चन है, कुटज के लेखक कौन है? कुटज एक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिंदगी और जोंक। इसके अलावा अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की रचना है, टूटना राजेंद्र यादव की रचना है, परिंदे निर्मल वर्मा जी की रचना है और जिंदगी और जोंक अमरकांत जी की रचना है। अगला प्रश्न है, पहल का संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है, ध्वनियालोक किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आनंदवर्धन की। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं? इसका सही उत्तर है अभिनव गुप्त जी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रॉन्चे। अगला प्रश्न है, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉन्जाइनस ने। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नागरिक प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना हुई थी 1893 में और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी 1910 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की स्थापना हुई थी 1927 में और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना हुई थी 1936 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मिश्र बंधु। इनके द्वारा लिखित जो इतिहास ग्रंथ है वो 4 भागों में विभाजित है, जिसमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन 1914 में किया गया था। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है 1929 में प्रकाशित है, राम कुमार वर्मा का 1938 और रामस्वरूप चतुर्वेदी का 1969 में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कवि वचन सुधा भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी इसके संपादक थे। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक थे। हंस पत्रिका के प्रेमचंद्र जी संपादक थे और धर्मयुग धर्मवीर भारती जी इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंधेर नगरी 1868 में प्रकाशित हुई थी, अंधायुग 1955, संसद से सड़क तक 1972 और मगध 1984 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र का है, 1917 में प्रकाशित हुआ था। त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का 1937 में प्रकाशित हुआ था। मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, 1954 में प्रकाशित हुआ था और आधा गांव 1966 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है, 1933 में लिखा गया था। सिंदूर की होली 1934, लहरों के राजहंस 1963 और आठवां सर्ग 1976 में। अगला प्रश्न है, रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भट्टे लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रोरेसम, आई.ए. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रसमंजरी और रस गंगाधर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें पहला है क है हमारी अघोष अल्प प्राण ध्वनि। अगला है ख है अघोष महाप्राण ध्वनि। ग है सघोष अल्प प्राण ध्वनि और घ है सघोष महाप्राण ध्वनि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें पहला है कामता प्रसाद गुरु का है हिंदी व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी जी का है भाषा और समाज। उदय नारायण तिवारी जी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा जी का है भाषा और समाज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, जिसमें पहला है आत्मजयी जो है कुंवर नारायण जी की रचना है। धरती त्रिलोचन जी की रचना है। आंगन के पार द्वार अज्ञे जी की रचना है। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी की रचना है। आत्मनेपद है अज्ञे जी की रचना। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध जी की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये उपमान मैले हो गए हैं, अज्ञे जी की पंक्ति है। हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। बतरस लालच लाल की बिहारी जी की पंक्ति है। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेद तुलसीदास जी की पंक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है ऑप्शन नंबर ए, बैर क्रोध का चार या मुरब्बा है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी का है। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, प्रेमचंद्र जी का कथन है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और वसुधा के संपादक थे कमला प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है पंचवटी महाकाव्य है।
प्रेम प्रवास काव्य नाटक है, एक कंठ विषपाई खंड काव्य है, शिवा बावनी मुक्तक है। यानी ये सारे सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, रससूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, शंकुक का है अनुमितिवाद, भट्टनायक का है भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है जियापाल सार्त्र, इनका है अस्तित्ववाद। अगला है जैक दरिदा का है विखंडनवाद, टी.एस. इलियट का है निर्वैयक्तिकतावाद, क्रौचे का है अभिव्यंजनावाद। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, 41 से 45 तक दी गई स्थापनाओं और तर्कों की ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर एक स्थापना दी गई है, एक तर्क दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सी स्थापना सही है, कौन सा तर्क सही है या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो इसमें हम देखते हैं, पहला है हमारी स्थापना है, पहला नाथ सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, सही है। नाथ का संबंध छंद से होता है, इसीलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए और 8 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल सही। भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं, ये भी सही है। यानी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ए और 8 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है, बिल्कुल सही। पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। अगला है, इसका तर्क हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है, ये गलत है। दूसरा हमारा यहाँ पर इसका जो तर्क है वो गलत हो जाएगा। पहला स्थापना सही है, तर्क गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना दी गई है, नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। छायावाद का प्रभाव दिखाई देता है नई कविता में। नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला गलत दूसरा सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है, गलत। अगला गलत है। इसके अलावा इसका जो तर्क है, दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों का ही होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ए और 8 दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 46 से 50 तक एक गद्य दिया गया है, इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसे वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है, बिल्कुल सही बात है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दूसरों का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, उदासीनता किस प्रकार का रोग है, तो ये कैसा रोग है, मानसिक रोग है। और अगला प्रश्न है, कवि वाणी से जीवन निर्वाह करना कहाँ तक संभव है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुछ लोगों के लिए संभव है। इन क्वेश्चनों के आंसर आप लोग ऊपर गद्यांश पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वहाँ पर सारे आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज हमारा जून 2005 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आप लोगों को लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि मैं इसी तरह की अभी और वीडियो भी लेकर के आने वाली हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।